सीमा बहन, जरा अपनी बहू रीमा को संभाल लो। उसको कहो जनानी है तो जनानी वाली हरकत ही करे, ज्यादा मर्द बनने की जरूरत ना है। आए हाय, पर हुआ क्या है? तो इतना मेरी बहू के बारे में क्यों बोल रही है? अरे मेरी बहू ने तेरी ऐसी भी कौन सी भैंस खोल दी जो तू इतना बौखला रही है? रीमा जो अपनी माँ कुंती के साथ रहा करती थी। रीमा काफी सुंदर थी, साथ ही उसे ब्यूटी पार्लर जाने का बहुत शौक था। रीमा अपना ज्यादातर समय ब्यूटी पार्लर में ही बिताया करती। ऐसे ही एक शाम रीमा अपने घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके घर पर कुछ मेहमान आए हैं। रीमा को देखकर रीमा की माँ कुंती रीमा को अपने पास बुलाती है और अपने मेहमानों से कहती है, बहन जी, ये है मेरी बेटी रीमा। माँ, ये कौन है और आप मेरी पहचान इनसे क्यों करवा रही हैं? बेटा रीमा, ये लड़के वाले हैं, तुझे देखने आए हैं। क्या? मुझे देखने? माँ, ये मुझे देखने आए हैं और ये बात आप मुझे अब बता रही हो? कुछ नहीं बहन जी, वो क्या है ना, मेरी बेटी अभी अभी बाहर से आई है और अचानक से आपको देखकर वो अपने कपड़ों की बोल रही थी। आप एक काम कीजिए, आप यहीं बैठिए, मैं रीमा को तैयार होकर आने के लिए बोलती हूँ। कुंती अब अपनी बेटी को लेकर कमरे में जाती है और उससे कहती है, रीमा, ये तुझे देखने के लिए आए हैं। देख बेटा, ये काफी अच्छे घर से है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू इस शादी के लिए हाँ कर दे। और वैसे भी तेरे पापा के जाने के बाद मैंने बड़ी मुश्किल से तुझे पाला है, प्लीज तू इस शादी के लिए मना मत करना। पर माँ, मुझे बता तो देती आप। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई थी ताकि मुझे लड़के वाले देखकर पसंद करके जा सके। मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मेरे मेकअप का पाउच छूट गया था। बेटा, ये तेरी माँ की इज्जत का सवाल है, और वैसे भी अगर तू थोड़ी देर बाद चली जाएगी तो क्या होगा? वैसे भी तू घर में मेरे पास कहाँ ही रहती है, पूरा दिन तो पार्लर में ही रहती है तू। माँ, मैं पार्लर में क्यों रहती हूँ ये आपको भी पता है। मुझे मेकअप करने के साथ साथ दूसरों का मेकअप करना भी अच्छा लगता है। मैं वहाँ पर रहकर मेकअप करना सीख रही हूँ। हाँ, तुम मेकअप मना कर रही हूँ कि तुम मेकअप करना मत सीखो। बस आज तू तैयार होकर बाहर आ जा और शादी के लिए हाँ कर दे। अपनी माँ की जिद के आगे रीमा हार जाती है, जिसके बाद वो वैसे ही करती है जैसा उसकी माँ बोलती है। रीमा थोड़ी ही देर बाद तैयार होकर सीमा और राहुल के पास जाती है। राहुल और सीमा को तो रीमा पहली ही नजर में पसंद आ जाती है, जिसके बाद वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। कुंती बहन, सच कहूँ तो मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। आपकी बेटी को देख ऐसा लग रहा है जैसे आपकी बेटी हमारे घर के लिए ही बनी है। बहन जी, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। लो जी, कर लो बात। अब जब आपको ये रिश्ता पसंद है तो इसमें मैं क्या बोलूं? जिस तरह से आपको मेरी बेटी एक ही नजर में पसंद आ गई, ठीक उसी तरह मुझे भी आपका बेटा पहली नजर में ही पसंद आ गया। मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है। इस तरह से राहुल और सीमा का रिश्ता पक्का हो जाता है। साथ ही कुछ दिनों बाद रीमा की शादी राहुल से होती है। शादी के बाद रीमा अपने घर की जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है, पर रीमा को अपना समय पार्लर में बिताने की आदत थी। बस इसीलिए एक रात जब सभी खाना खा रहे थे, तभी रीमा अपने पति राहुल और अपनी सास से कहती है, राहुल जी, माँ जी, मैं क्या कह रही थी कि शादी से पहले मैं ना अपना ज्यादा से ज्यादा समय पार्लर में ही बिताया करती थी, इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा। क्या सच में तू पार्लर जाया करती थी? पार्लर जाती थी, इसका मतलब तो यही हुआ कि इसको पार्लर का पूरा कोर्स आता होगा। बहू, तुझे पार्लर का कोर्स आता है? मेरा मतलब ये कि तू पार्लर जाती थी तो तुझे पार्लर का काम आता ही होगा ना। मेरा मतलब कि मेकअप शेकअप। हाँ माँ जी, मुझे मेकअप करना आता है, पर ठीक से नहीं, क्योंकि मैं मेकअप से ज्यादा बॉडी पर ध्यान देती थी। आए हाय, बॉडी पर, इसका मतलब ये हुआ कि इसको मेकअप नहीं बल्कि वो वैक्स और बॉडी क्लीन करना आता होगा। अगर इसको मेकअप आता है तो मैं इसको पार्लर में जाने देती, पर अब क्या करूं? बहू, तूने कभी मेकअप करना सीखा नहीं? मेरा मतलब है बॉडी को छोड़कर तूने कभी मेकअप करना सीखा है या बस यूं ही पार्लर में जाकर हांटती थी? माँ जी, मुझे ना सिर्फ अपना मेकअप करना बल्कि दूसरों का मेकअप करना भी अच्छा लगता है, और बस यही कारण है कि मैं पार्लर जाया करती थी। इसका मतलब ये कि बहू को मेकअप भी आता है। अब मुझे क्या ही दिक्कत है? माँ जी, ज्यादा मत सोचो। अगर आप मुझे नहीं जाने देना चाहती हैं तो मैं नहीं जाऊंगी। इतना बोलकर अब रीमा अपने खाने की टेबल से उठ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। रीमा का ऐसा बर्ताव देखकर राहुल को जरा भी अच्छा नहीं लगता। वो भी अपना खाना खत्म करके अपने कमरे में जाता है, जहाँ वो रीमा को खिड़की के पास खड़े देखकर
उसके पास जाता है और उससे कहता है, रीमा, क्या हुआ? तुम इस तरह खाना छोड़कर क्यों आ गई? कुछ नहीं राहुल जी, बस यूं ही मन नहीं किया कुछ खाने का। तुम्हें पार्लर जाना है? हाँ, मुझे पार्लर जाना है। मेरी माँ एक सिंगल मदर थी। उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके मुझे पाला था। मैं माँ के ऊपर और प्रेशर नहीं देना चाहती थी, बस इसलिए मैंने माँ को कभी नहीं बताया कि मैं पार्लर का कोर्स कर रही हूँ। पार्लर मुझे मेरी सहेली की मामी ने सिखाया था, बस इसलिए मैं अपनी सहेली की मामी के पार्लर जाया करती थी। पर किस्मत से मेरी शादी हो गई और मेरा ब्यूटी पार्लर जाना छूट गया। अरे अगर ऐसी बात है तो तुम कल से चली जाना। पर माँ जी। माँ को मैं देख लूंगा, मैं उन्हें समझा दूंगा, पर मैं तुम्हारे सपनों के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। राहुल काफी खुले विचारों का था, बस इसीलिए वो उसको पार्लर जाने की परमिशन दे देता है। अब क्या था, रीमा अगली सुबह अपने घर का काम खत्म कर पार्लर जाती है। वहाँ पर वैक्स करवाने लगती है और पार्लर वाली को अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में बताने लगती है। ये देखकर पार्लर वाली रीमा से कहती है, आपको तो प्रोडक्ट्स के बारे में काफी नॉलेज है। आपने कहीं से पार्लर का कोर्स किया है क्या? नहीं, बस शादी से पहले पार्लर में बैठ जाया करती थी, तो वहीं से सारी चीजें सीख ली मैंने। अच्छा, अगर ऐसा है तो आप यहाँ भी आकर बैठ सकती है। इसमें हमें ही फायदा होगा और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। क्यों? रीमा उस पार्लर वाले की बात से सहमत हो जाती है और अब डेली रीमा अपने घर का काम जल्दी खत्म करके अपने पास के पार्लर में चली जाती और अपना पूरा समय वहीं बिताया करती। पर रीमा का यूं इस तरह डेली पार्लर जाना सीमा की पड़ोसन को खटक जाता है। समय गुजरता है। एक दिन सीमा की पड़ोसन रीमा का पीछा कर पार्लर जाती है और रीमा को उसके पार्लर में देखकर वो उससे कहती है, रीमा बहू, तो यहाँ पर कैसे? वो आंटी जी, मैं यहाँ पर हाँ, फेशियल करवाने आई थी। आप बताओ ना, आप क्यों आई? मैं यहाँ पर अपनी बहू के लिए लिपस्टिक लेने आई थी, पर मुझे अब नहीं लेना, मैं चलती हूँ। अपनी बात पूरी कर वो वहाँ से चली जाती है और सीधा सीमा के पास जाती है और उसके पीछे रीमा भी अपने घर आ जाती है। जिसके बाद उसकी पड़ोसन उससे कहती है, सीमा बहन, जरा अपनी बहू रीमा को संभाल लो। उसको कहो जनानी है तो जनानी वाली हरकत ही करे, ज्यादा मर्द बनने की जरूरत ना है। आए हाय, पर हुआ क्या है? तो इतना मेरी बहू के बारे में क्यों बोल रही है? अरे मेरी बहू ने तेरी ऐसी भी कौन सी भैंस खोल दी जो तू इतना बौखला रही है? तेरी बहू मेरी भैंस खोल भी नहीं सकती सीमा। मैं तो बस तो ये बताना चाह रही हूँ कि तेरी बहू लुगाई होने के बाद भी मर्दों वाले पार्लर में बैठी रहती है। उस पर जरा लगाम लगा। हाँ तो क्या हुआ? वो मुझे पता है कि वो पार्लर जाती है, उसने मुझसे परमिशन ली है तभी तो पार्लर जा रही है ना। नहीं तो मेरी बहू मुझसे पूछे बिना एक पत्ता तक नहीं हिलाती, समझी? और तुझे बता दूं कि वो कोई मर्दों का पार्लर नहीं है। और रही लगाम लगाने के बाद, तो वो तू अपनी सोच बहन, तू जैसा सोचेगा उसको वही दिखेगा ना। मुझे पता है मेरी बहू क्या करती है। मेरी बहू को पार्लर आता है, इसलिए वो वहाँ जाती है। हाँ, आई बड़ी। आगे से मेरे घर के बारे में बोलने से पहले अपने घर में झांक लेना। सीमा की बात सुनकर सीमा की पड़ोसन उसके घर से चली जाती है तो वहीं दूर खड़ी उसकी बहू ये सब सुन लेती है। जिसके बाद रीमा अपनी सास के पास जाती है और उससे कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर देना। मैंने आपको अब तक नहीं बताया कि मैं कहाँ जाती थी। मुझे लगता था कि कहीं आप मुझे मना ना कर दें। बहू, तेरी सास की भले ही उम्र हो गई है, पर वो पुराने सोच की औरत नहीं है। और हाँ, मुझे यह बात तभी पता चल गई थी जब तू राहुल से अपनी बातें कर रही थी। चल अब ज्यादा मत सोच। अपनी इतनी अच्छी सास को देखकर रीमा अपनी सास को गले से लगा लेती है। कांता का एक ही बेटा था जिसकी आज शादी थी और शादी में सबसे ज्यादा सुंदर दिखने के लिए कांता बहुत सज धज कर बारात में आती है, जिसे देखकर विमला कहती है, अरे वाह, क्या बात है कांता भाभी, आज तो ऐसा लग रहा है कि शादी आपके बेटे की नहीं बल्कि आपकी ही हो। तो क्या हुआ, अभी मेरी उम्र ही कितनी है? बस 45 साल की तो ही हूँ मैं। वो मेरे माँ बाप ने छोटी सी उम्र में मेरी शादी करा दी थी, वरना अभी तो मेरा बेटा 5 साल का होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी तो आप 45 की भी कहाँ 30 की हो। कहो तो रिश्ता लगवा दूं आपका भी कहीं पर। अरे विमला, तुम भी ना कुछ भी कहती हो। चलो अब जल्दी बारात जाने का वक्त हो गया है। इतना कहकर सभी कांता के बेटे की बारात में चल देते हैं और कांता के बेटे की कुछ देर बाद शादी हो जाती है। यूं ही एक दिन और बीत जाता है। कांता की बहू की घर में मुंह दिखाई थी, जहां उसकी बहू की सुंदरता देखकर सभी उसकी बहू की खूब तारीफ करते हैं और विमला भी कहती है, अरे वाह कांता बहन जी,
आपकी बहू तो सच में बड़ी सुंदर है। अरे बहू, जरा हमें भी बता दे, इतनी सुंदर तू कैसे है? हम भी कुछ लगाकर तेरी तरह ही जवान नजर आएंगे। आंटी जी, ये तो एक राज की बात है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। अच्छा, ऐसा क्या है जो ये किसी और को नहीं बता रही है? जरूर कोई बड़ी वजह है। एक काम करती हूँ, आज से ये जो करेगी मैं भी वही करूँगी। फिर मैं अपनी बहू की तरह सुंदर और जवान लगूंगी। अरे कांता बहन, आप क्यों इतनी चुप हो? क्या सोच रही हो मन ही मन में? आओ यहाँ, हम आपकी बहू की तारीफें ही कर रहे हैं, थोड़ा आप भी तो सुन लो। क्या पता इसे देखकर आप भी खुद को जवान बनाने की कोशिश करो। अरे तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मैं जवान नहीं हूँ? तुमसे पूरे 5 साल छोटी हूँ मैं। क्यों नहीं, तुम तो मुझसे पूरी 10 साल छोटी हो ना। विमला की बातों पर सभी हंसने लगते हैं। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन कांता की बहू जूही बाजार जाती है। वहाँ से कुछ सामान खरीद कर लाती है। तभी उसके कमरे में कांता जाती है और कहती है, अरे बहू, क्या बात है? तू बाजार गई थी? क्या लेकर आई है बाजार से? जरा मुझे भी तो दिखा। माँ जी, मैं बाजार से बहुत अच्छा सेंट लेकर आई हूँ। अच्छा, जरा दिखा तो, मैं भी तो देखूं कैसा है ये सेंट। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा है। किस दुकान से लाई है बहू ये सेंट? अब जूही कांता को बताती है कि वो कहाँ से सेंट खरीद कर लाई थी और उसे लगता है कि बहू की नकल करके वो भी उसी की तरह जवान और खूबसूरत हो जाएगी। कुछ देर बाद कांता अपनी बहू की तरह सेंट लेकर आती है और उसे लगाती है। कुछ देर बाद विमला कांता के घर आती है और कांता के पास जाते ही उसे सेंट की खुशबू आती है तो वो कांता से कहती है, अरे वाह कांता, आज तो तुम बहुत महक रही हो। क्या बात है, कुछ खास है क्या आज? या आज जवानी के दिन याद आ गए? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ ले। ये मैंने एक बहुत बड़ी दुकान से लिया है। ये एक ही बचा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे ले लूं। इसे लगाने से उम्र कम लगती है, समझी तुम? अच्छा, ऐसा है क्या? तो मुझे भी थोड़ा सा सेंट लगाने के लिए दे दो ना। नहीं नहीं, ये सिर्फ एक ही था। अगर मैंने तुम्हें दे दिया तो ये भी खत्म हो जाएगा। दोनों वहाँ बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर जूही आ जाती है और कांता के पास से अपनी जैसे सेंट की खुशबू आते देखकर बोलती है, माँ जी, ये खुशबू तो जानी पहचानी लग रही है। कहीं ये मेरा सेंट तो नहीं जो मैंने आपको दिखाया था? अरे बहू, वो क्या है ना, मुझे तेरा सेंट बड़ा पसंद आया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक मंगवा लूं। लेकिन माँ जी, आपने मेरे जैसा ही सेंट क्यों मंगवाया? आप मुझे कह देती, मैं कोई और से सेंट ले आती आपके लिए। अरे नहीं बहू, मुझे तो यही वाला सेंट बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ले लिया। क्या बात है कांता बहन, तुम तो कह रही थी कि ये सेंट सिर्फ एक ही है, लेकिन तुम तो अपनी बहू की नकल करके ये सेंट लाई हो। नकल करना अच्छी बात नहीं है कांता बहन। मैंने कहा कि नकल, वो तो बस हम दोनों सास बहू की पसंद ही एक जैसी है। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन जूही सज धज कर अपनी सहेली के घर जन्मदिन की पार्टी में जा रही थी और उसे यूं तैयार देखकर कांता जूही से कहती है, बहू, सवेरे सवेरे इतनी सज धज कर कहाँ जा रही है? कोई खास बात है क्या आज? क्या है ना माँ जी, आज मेरी एक सहेली के घर पर पार्टी है, उसने मुझे बुलाया है, इसलिए वहीं जा रही हूँ। आपको बताने वाली थी लेकिन भूल गई। ऐसी बात है तो चल मैं भी चलती हूँ तेरे साथ, तेरी सहेली की पार्टी में। बहुत समय हो गया है, मैं भी किसी पार्टी में नहीं गई। आखिरी बार तेरे ससुर जी मुझे अपने दोस्त की शादी में लेकर गए थे। लेकिन माँ जी, वहाँ पर सब मेरी उम्र की लड़कियाँ होंगी, आपका वहाँ पर क्या काम? तेरे कहने का क्या मतलब है? मैं क्या करूँ? अभी तो मैं जवान हूँ, तेरे जैसी ही लगती हूँ मैं। हे भगवान, मेरी नकल करने वाली सास ना जाने कब सुधरेगी। पहले मेरे जैसा परफ्यूम ले आई और अब मेरे साथ पार्टी में जाना है। मेरी सारी सहेलियां इसे देखेंगी तो मेरा मजाक बनाएंगी, लेकिन अब मना भी तो नहीं कर सकती हूँ, जाना ही पड़ेगा लेकर। किस सोच में खो गई बहू? कहीं नहीं माँ जी, आप तैयार होकर आइए, हम साथ में ही चलते हैं। अच्छा रुक, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर अब कांता अपनी बहू की तरह ही कपड़े पहन कर आती है और उसी की तरह तैयार होती है। ये देखकर जूही कहती है, माँ जी, ये सब क्या है? आप मेरी तरह तैयार क्यों होकर आई हैं? आपके पास और कपड़े नहीं है क्या? अरे बहू, तुझे क्या परेशानी है मेरे कपड़ों से? अच्छे तो लग रहे हैं। तो क्या हुआ, हम दोनों ने एक जैसे कपड़े पहन लिए। आखिर है तो हम दोनों सास बहू ही ना। अब चल भी, देर हो रही है, जाना नहीं है क्या पार्टी में? अब क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ही, देर जो हो गई है।
लेकिन कहीं सब मेरा मजाक ना बनाए मेरी नकल करने वाली सास की वजह से। इतना सोचकर जूही अपनी सास के साथ ही पार्टी में चली जाती है। कुछ देर में दोनों पार्टी में पहुंचते हैं और वहां दोनों को देखकर सभी हंसने लगते हैं। जूही की दोस्त राशि उससे कहती है, अरे जूही, ये कौन है? तेरी सास है क्या? तुम दोनों में तो बहुत प्यार है। दोनों ने एक जैसे ही कपड़े पहन रखे और मेकअप भी एक जैसा है। हाँ, ये मेरी सास है यार, जब देखो तब मेरी नकल करती रहती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ उससे। कुछ कर यार, सब मेरा मजाक बना रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। मैं तुझे एक आइडिया देती हूँ, जिसके बाद तेरी नकल करने वाली सास तेरी नकल करना भूल ही जाएगी। अच्छा, ऐसा क्या यार, बताना मुझे। यूं ही कुछ देर बातें करते हैं और फिर पार्टी खत्म होने के बाद दोनों सास बहू घर आ जाते हैं। यूं ही एक दिन और गुजरता है। अगली सुबह जूही कप में ग्रीन टी पी रही थी। तभी वहाँ पर उसकी सास कांता आती है और उससे कहती है, अरे ये सुबह सुबह क्या पी रही है, जरा मुझे भी तो बता। माँ जी, ये ग्रीन टी है, इसे पीने से वजन कम होता है। क्या कहा, ग्रीन टी? जरा मुझे भी तो दे, मैं भी तो सोच रही हूँ अपना कम वजन कर लूँ। ला दे मुझे। इतना कहकर अब कांता जूही से ग्रीन टी छीन कर पीने लगती है और एक घुट पीते ही वो ग्रीन टी मुंह से उगल देती है और कहती है, छी, ये सब क्या है? कितनी कड़वी है ये ग्रीन टी। कैसे पी रही है बहू तू इसे? अरे माँ जी, अगर खूबसूरत होना है तो यही सब करना होगा ना। मैं तो रोज यही ग्रीन टी पीती हूँ। यही नहीं, खाने की जगह हरी सब्जियाँ, और रात में तो कुछ भी नहीं खाती हूँ, और पूरे दिन में बस एक टाइम ही खाना खाती हूँ। जूही की बात सुनकर कांता के होश उड़ जाते हैं और वो मन ही मन सोचती है, अरे बाप रे, सब करना मतलब जिंदा होकर मुर्दे की तरह जीना। मुझे ये सब नहीं करना। बहू, आज के बाद मैं कभी तेरी नकल नहीं करूँगी। अरे थोड़ी सी तो जिंदगी बची है, उसमें भी ऐसा उबला हुआ खाना खाऊं? ना बाबा ना। उस दिन के बाद से कांता कभी भी अपनी बहू की नकल ना करने की कसम खाती है और ऐसी नकल नहीं करती। सरला अपने पति से बहुत परेशान थी क्योंकि आए दिन औरतें सरला के पति लालू के बारे में सरला से शिकायतें करके जाती थी कि आज लालू ने ऐसा कहा, आज लालू ने ऐसा किया। और एक रोज विमला अपनी छत पर फूलों को पानी दे रही थी। तभी वो देखती है कि सरला का पति लालू विमला को घूरे जा रहा था। ये देखकर विमला अपना पल्लू सर पर रख लेती है और लालू फिर भी विमला को देखता जाता है। तभी विमला लालू से कहती है, क्या बात है भाई साहब, कभी सुंदर कमसिन और जवान औरत नहीं देखी? नहीं नहीं बहन जी, ऐसी मोटी और फैली हुई कमसीन औरत सच में मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। ये सरला देख लेती है और वो अपने पति का हाथ पकड़कर उसे नीचे लाती है और कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी ही पड़ोसन को ताड़ रहे हो और उसे छेड़ भी रहे हो और सुना भी रहे हो। आती ही होगी वो अभी बवाल काटने। अरे भाग्यवान, पड़ोसन तो होती ही देखने के लिए है, लेकिन मुझे विमला में कोई बात नहीं लगती। मोटी फैली हुई है वो बहुत ज्यादा। ओहो, मैं तो मोटी फैली हुई हूँ। बूढ़े, अपनी हालत देखिए, ऐसा लगता है चूसे हुए आम की गुठली है, जली हुई माचिस की तिल्ली है, बुझी हुई बत्ती की लाइट है। तू खुद के पाँव तो कबर में लटक रहे हैं और चला है मुझे छेड़ने। सरला, इसे बता दे मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, वरना ये यहाँ से चल कर नहीं दौड़ के जाएगी। अब लालू विमला से बहस करने के बाद सीधे फल की दुकान पर जाता है और फल वाली चमेली से कहता है, और चमेली कहाँ गई थी? मैं तो आया था तुझसे मिलने, पर तू थी ही नहीं। मेरा मकान मालिक मेरे साथ बराबर झगड़ा कर रहा है। मैं भी उसे बोली कि मैं तेरा पैसा देगी और उसके बाद ही तेरा घर छोड़ के जाएगी, भागेगी नहीं किराया लेकर। फिर किट किट करने लगा। अरे उसकी इतनी हिम्मत, मेरी चमेली से झगड़ा करेगा? कहाँ है उसका घर, बता तू मुझे। तेरे से एक मक्खी तो मरेगी नहीं, तू क्या अजगर मारने चला है? ए चमेली, देख मैं तेरे लिए जलेबी लाया हूँ, खाकर बता कैसी है। मेरे वास्ते लाया है क्या ये तू सब? और मैं तेरे पे इतना गुस्सा कर गई, माफ कर दे मेरे को। लालू और फल वाली चमेली का चक्कर चल रहा था। बहुत लोगों को तो इसकी खबर भी थी, लेकिन लालू का ये इश्क लालू की बहू की उम्र की चमेली से था। अब देर शाम लालू घर आता है और सरला को कहता है, ए सरला, एक कप चाय दे। वैसे भी विमला ने सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। हाँ हाँ, कहाँ थे सुबह से? घर में बहू बेटा और बीवी है, उनकी याद तो आती नहीं तुम्हें? कहाँ जुआबाजी कर रहे थे? चाय भी वहीं पी ली होती। अरे वो मैं जैसे तुम वैसे ही तुम्हारे बेरोजगार दोस्त,
कहीं गार्ड की नौकरी क्यों नहीं तलाश लेते? 2 पैसे आएंगे घर में। अब सरला लालू को चाय बनाकर देती है और चाय पीकर फिर से लालू फल लाने के बहाने से घर से निकल जाता है। और सरला की बहू पूनम अपनी सास से कहती है, माँ जी, शाम के लिए कोई अच्छी सब्जी नहीं है। और तो और पापा जी तो फल ला लाकर फ्रिज में भर चुके हैं। कभी कभी तो लगता है किसी फल वाली से इनका चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा। क्या बोली बहू? फल वाली के साथ मेरे बूढ़े का चक्कर है? कहीं ये बात सच हुई तो मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। माँ जी, आप भी ना, मैंने तो ऐसे ही बोला। भला पापा जी ऐसा क्यों करेंगे, वो भी आपके होते हुए। तू क्या ही जानती है बहू मेरे बुड्ढे के बारे में? 1 नंबर का ठरकी है वो। मोहल्ले की कोई भी औरत नहीं होगी जिसने मेरे बुड्ढे के बारे में शिकायत न की हो। अब सरला अपनी बहू को ये बात बता ही रही होती है कि तभी विमला आ जाती है और सरला से कहती है, लगता है बूढ़ा घर पर नहीं है। सरला, मुझे तू थोड़ी चीनी दे दे, मेरे घर में चीनी खत्म हो गई है। विमला, पूरा डब्बा चीनी का लेकर जा, लेकिन मेरा एक काम करना होगा तुझे। तो तू मुझे रिश्वत दे रही है, वो भी चीनी की? अब दे रही है तो काम बता, विमला तो यूँ चुटकियों में कर देगी। मेरे बुड्ढे पर नजर रखनी है तुझे। वो कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, पूरे दिन क्या करता है, बस 2 दिन। चलती हूँ मैं, समझ ले तू कि तेरा काम हो गया। अब लालू घर आता है। या घर से घंटों बाहर ही रहकर समय बिताता, लेकिन विमला भी उस पर बराबर नजर बनाए हुए थी। और करीब 2 दिन बाद विमला सरला के घर आती है और सरला से कहती है, आज बूढ़ा नजर नहीं आ रहा, कहीं गया हुआ है क्या? आ विमला, बैठ, चाय पिएगी? अरे सरला, छोड़ ना, वो मैं तुझे ये बताने आई थी कि फल वाली चमेली है ना। हाँ बोल बोल, क्या बोलना चाह रही है तू? तेरे बुड्ढे की टीवी ठीक हो जाए तब ना, वो चमेली जो है ना। अरे इस बुड्ढे की, सरला वो फल वाली चमेली है ना, उसने मुझे 50 का नोट फटा पकड़ा दिया है। ला मुझे दे दे, मैं कबाड़ी वाले से बदलवा लूंगी। अब विमला चली जाती है और विमला और अपने ससुर के बोलने और खांसने की जुगलबंदी देखकर पूनम अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपने देखा जैसे ही विमला आंटी उस चमेली फल वाली का नाम ले रही थी, पापा जी को कितनी खांसी आने लगी। ये तो तू सही कह रही है। अब इस बुड्ढे को तो जाने दे, तभी तो विमला चीनी का कर्जा उतारने आएगी। अब देर शाम जब लालू घर पर नहीं होता तो विमला सरला के घर आती है और सरला से कहती है, सरला, खाना खाया तूने या नहीं? चल ना, चाय पीते हैं। वो सब छोड़ और बता, काम हुआ या नहीं? हाँ हाँ, सब्र रख, बता ही रही हूँ। पहले तू कुछ खा पी ले। ऐसे में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा भी स्कूल के टाइम पर एक लड़के ने दिल तोड़ा था। 2 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं गया था मुझसे। विमला आंटी, मेरे साथ भी कई बार हुआ है ये तो, लेकिन मैं तो पेट भर कर खाती हूँ। बहू, तू भी ऐसी निकली? ये सब छोड़ विमला, बता क्या हुआ? तेरे बुड्ढे को उस चमेली फल वाली के साथ चक्कर है। अपने बुढ़ापे की पेंशन वो उस फल वाली पर उड़ाता है और यहाँ आकर कहता है कि लूट लिया किसी ने। अरे विमला बहू, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा बुढ़ा फल वाली से चक्कर चला रहा है। कमीना निकला, धोखा दिया है मुझे उस कमीने बुढ़े ने। अब मैं कहाँ जाऊँ बच्चों को छोड़कर? बहू भी आ गई घर में, तब भी इस बूढ़े को तनिक लाज ना आई। संभाल तू अपने आप को। मुझे पता है कि बूढ़ों का धोखा देना कितना दुखता है। तुझे किस बुढ़े ने धोखा दिया? तेरा वाला तो अभी मरा भी नहीं है। वो तेरा ही बुढ़ा था जो मुझे लव लेटर लिखता था। तो मुझे भी लगा कि बुढ़े को मुझसे प्यार व्यार हो गया होगा, लेकिन बात बढ़ती तब तक उसने उस फल वाली पर लाइन मारना शुरू कर दिया। अब सरला को जब पता चलता है कि उसके पति लालू का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, तो वो अपने पति को ढूंढने निकलती है। वो देखती है कि लालू उसी फल वाली चमेली के यहाँ बैठा हुआ है। अब विमला और सरला दोनों घूंघट कर लेते हैं और फल वाली चमेली के पास पहुँचते हैं और कहते हैं, जी बहन जी, 1 किलो संतरा तोल देना। कितने का है? चमेली, जल्दी जल्दी सामान दे और चल, तुझे घुमा कर लाता हूँ। बुढ़ा तो आपका बड़ा ही रोमांटिक है इस उम्र में भी। ये मेरा बूढ़ा है ना, इसकी बुढ़िया मर गई होगी, तब से ये यहीं आकर बैठता है। मेरा भी काम निकल जाता है। अगर बिक्री नहीं होती तो ये बूढ़ा सारे फल खरीद लेता है। इसकी बुढ़िया मरी नहीं, लेकिन आज ये जरूर मर जाएगा। बुढ़ापे में चला इश्क लड़ाने। मार सरला, मेरी भी चप्पल ले।
आज इसे छोड़ियो नहीं, इसने मेरे दिल के साथ भी खेला है। बहन जी कौन है ये बुढ़िया, जानती हैं आप इनको? एक संतरा खिला तो बताऊं, ये ना इस बूढ़े की बीवी है और मैं इस बूढ़े की एक्स समझती है ना तू चमेली? हाँ वही ना, जो पहले इस बूढ़े के साथ इश्क लड़ा चुकी है। ऐसा है तो मेरी तरफ से ये चाकू ले और काट डाल साले को, मैं तो यही कहती हूँ। नहीं, इतना गुस्सा क्या करना, 4 दिन का मेहमान है बूढ़ा, इतना गुस्सा नहीं करते चमेली। मैं चलती हूँ, माहौल गर्म है। बहन राम राम। वो चमेली की बच्ची कहाँ गई? बूढ़े का तो कोटा पूरा हुआ। घर चल सरला, वो तो भाग ली। दीक्षा और रुचि रिश्ते में तो ननद भाभी थे। दीक्षा तो अपनी ननद रुचि को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी, उसकी छोटी बड़ी सब चीजों का ध्यान रखती। लेकिन रुचि अपनी भाभी दीक्षा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि दीक्षा जब भी रुचि को कुछ गलत करते हुए देखती तो उसे टोक दिया करती और उसे समझाने की भी कोशिश करती, जो चीज रुचि को बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर बहस हुआ करती। ऐसे ही एक रोज सुबह के समय दीक्षा और उसका पति समीर डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी रुचि कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर वहाँ आती है और अपने भाई से कहती है, क्या बात है भाई, आज आप इतनी जल्दी रेडी हो गए? ऑफिस जाने के लिए कोई जरूरी काम है क्या? हाँ रुचि, वो मुझे ऑफिस के काम से एक मीटिंग के लिए दूर जाना है और अगर जल्दी जाऊंगा तो ट्रैफिक थोड़ा कम मिलेगा और जल्दी पहुंच जाऊंगा वहाँ पर, इसलिए जल्दी उठ गया। और तुम बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? भाई पढ़ाई तो एकदम मस्त चल रही है, बस एग्जाम शुरू होने वाले हैं, उसी की तैयारियों में लगी हुई हूँ। इस बार भी तो अच्छे नंबर लेकर आना है मुझे। वो तो तुम ले ही आओगी, मुझे अपनी बहन पर पूरा विश्वास है। तुम मेहनत करो, दिल लगाकर पढ़ाई करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम अब कॉलेज क्यों जा रही हो? अब तो तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तुम्हारी क्लासेस भी खत्म हो चुकी हैं, तो फिर तुम कॉलेज क्यों जा रही हो? मैं सोच ही रही थी कि अब तक इन्होंने टोका क्यों नहीं। ये भाभी नहीं सौतन बन गई है मेरी खुशियों की। जब से ये शादी करके मेरे घर आई है ना, तब से अपने ही घर में जेल वाली फीलिंग आती है। भाभी वो प्रोजेक्ट सबमिट करवाना था, अभी सुबह ही मेरी फ्रेंड आरती का कॉल आया है तो मैं भूल ही गई थी। लेकिन रुचि तुम्हारे हाथ में तो कोई प्रोजेक्ट है नहीं, तो तुम सबमिट क्या करवाओगी कॉलेज में? अरे छोड़ो यार, वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, उसे कब क्या करना है ये अच्छी तरह से पता है। तुम भूल रही हो कि जब तुम्हें मैं शादी करके इस घर में लेकर आया था तब रुचि बच्ची थी, अब नहीं, अब वो बड़ी हो गई है। इसीलिए ये सीआईडी की तरह सवाल पूछना बंद करो। रुचि तुम जाओ कॉलेज, वरना देर हो जाएगी। चलो भगवान का शुक्र है जान बची। समीर के कहने पर रुचि मन में इतना कहकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। ऐसे ही समय के साथ रुचि और दीक्षा के रिश्तों में सुधार आने की जगह उनके रिश्ते और खराब होते जाते हैं। समय बीतता है, तभी रुचि अपनी फ्रेंड आरती के घर जाने का बहाना बनाकर अपने बॉयफ्रेंड अमित के साथ घूमने चली जाती है। कुछ देर बाद उसकी सहेली आरती उसके घर आती है और हॉल में बैठी उसकी भाभी दीक्षा से कहती है, हेलो भाभी, कैसी है? और रुचि कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही, मुझे उससे कुछ काम था। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? और रुचि के बारे में तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। आप ये क्या कह रही है भाभी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी कुछ देर पहले रुचि तुम्हारे घर जाने का ही बोलकर यहाँ से गई है और अब तुम यहीं आकर रुचि के बारे में पूछ रही हो। इसका मतलब वो तुम्हारे घर नहीं गई, और अगर वो तुम्हारे घर नहीं गई तो कहाँ गई है? हे भगवान, आज तो रुचि फंस गई। मैंने इसको इतनी बार बोला है कि अगर मेरा नाम लेकर कहीं जा रही है बाहर तो कम से कम मुझे बता तो दिया होता। अब मैं इसकी सौतन भाभी को क्या जवाब दूं? क्या हुआ आरती, तुम कहाँ खो गई? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। रुचि तुम्हारे साथ नहीं है क्या? नहीं भाभी, वो मेरे साथ ही थी। वो तो मैं ये चेक कर रही थी कि आप रुचि से कितना प्यार करती हो। ऐसे इसके गायब होने की खबर सुनकर आप कैसा बर्ताव करोगी? ये क्या उल्टा सीधा बोले जा रही है? आरती निकल ले चुपचाप। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। आरती इतना कहकर घबराते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके हाव भाव देखकर दीक्षा को उस पर शक होता है, जिसके बाद दीक्षा रुचि को कॉल करती है, लेकिन रुचि अपनी भाभी की कॉल रिसीव नहीं करती। कुछ देर बाद शाम के समय जब रुचि घर आती है, तभी दीक्षा उससे कहती है, रुचि आज तुम पूरे दिन कहाँ थी, सच बताना। भाभी आपको बताकर तो गई थी, मैं अपनी फ्रेंड आरती के घर गई थी। सच में भाभी, उसके घर में उसके साथ पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला।
अच्छा, ये पागल तुम किसी और को बनाओ, मुझे नहीं। अगर तुम आरती के साथ उसके घर थी तो वो तुम्हें ढूंढते हुए हमारे घर क्यों आई थी? सच बताओ, कहाँ और किसके साथ गई थी, वरना अच्छा नहीं होगा। बस बहुत हो गया आपका भाभी, भाभी ही बनकर रहिए, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करिए। जब से इस घर में आई हैं आप, तब से मेरी खुशियाँ, मेरी आजादी, हर चीज की सौतन बन गई हैं। इस समय पर आप पर न एक ही टाइटल मैच करता है, भाभी बनी सौतन। रुचि, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ। हाँ तो बड़ी बनकर ही रहिए ना, ज्यादा मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश मत कीजिए। रुचि इतना कहकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ दीक्षा अपनी ननद रुचि के ऊपर हद से ज्यादा शक करने लगी थी। तभी एक रोज वो किसी काम से रुचि के कमरे में जाती है और पैक किया हुआ सूटकेस रखा देखकर रुचि से सवाल करती है, लेकिन रुचि उसकी बात को टालकर वहाँ से चली जाती है, जिससे दीक्षा का शक और बढ़ जाता है। तभी एक रोज मार्केट से लौटते समय वो अपनी ननद रुचि को किसी लड़के के साथ कॉफी शॉप में बैठकर बातें करता देखती है, जिसके बाद वो उनके पास जाकर कहती है, अच्छा, तो तुम्हारी कॉलेज की क्लासेस यहाँ लग रही हैं। कॉलेज का बहाना करके यहाँ इस लड़की के साथ घूम रही हो। उसके बाद अगर तुमसे कुछ पूछो तो तुम उस जगह मुझे ही उल्टा सुना देती हो। और क्या टाइटल देती हो तुम मुझे? हाँ, भाभी बनी सौतन। भाभी धीरे बोलिए, अभी आप घर जाइए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आप गलत समझ रही हैं। अब भाभी, आप मुझे जानती नहीं है, इसलिए आप ऐसा बोल रही हैं। आप गलत समझ रही हैं हमें, हम तो यहाँ। तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। पहले अपने पति की प्यारी बहन के कारनामों की खबर उनको तो दे दूं। आप मेरी बात तो सुनिए पहले। देखिए, यहाँ तमाशा मत करिए, मैं बोल रही हूँ आपको। तमाशा तो अब होकर ही रहेगा। शक तो मुझे तुम पर पहले से ही था कि दाल में कुछ काला जरूर है। मैं तो सिर्फ सबूत और सही समय का इंतजार कर रही थी। दीक्षा इतना कहकर अपने पति समीर को कॉल करके बुलाती है और उसे रुचि से जुड़ी सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद समीर दीक्षा को शांत करवाते हुए उससे कहता है, पहले तुम शांत हो जाओ और घर चलो, उसके बाद हम बात करते हैं। आप कैसे बातें कर रहे हैं? आपकी बहन किसी लड़के के साथ बैठी मिली है, उसके कमरे में सामान से भरा सूटकेस रखा हुआ है, उसके बाद आप मुझे शांत करवा रहे हैं। अरे अपनी आंखों से अपनी बहन की प्यार की पट्टी उतारिए और देखिए आपकी बहन आपकी इज्जत मिट्टी में मिलाकर किसी लड़की के साथ भागने वाली है। दीक्षा की सारी बातें कॉफी शॉप में खड़े और भी लोग सुन रहे थे, जो उन्हें देखकर हंसते हुए आपस में बातें कर रहे थे। सबके सामने अपनी फैमिली की इंसल्ट होते देखकर दीक्षा की बातें सुनकर समीर को बहुत गुस्सा आता है और वो दीक्षा के ऊपर चिल्लाते हुए गुस्से से कहता है, इंसल्ट मेरी बहन नहीं तुम करवा रही हो। सबके सामने मेरी फैमिली का तमाशा बनाकर अपनी आंखों से शक की पट्टी उतार कर देखो जरा। रुचि ने कुछ गलत नहीं किया, ये लड़का मेरे दोस्त का भाई है और मुझे इन दोनों के बारे में पहले से ही सब पता है। ये लोग कहीं भागने वाले नहीं है। हाँ भाभी, भैया सही कह रहे हैं। और जो सूटकेस आपने देखा उसमें गर्मियों के कपड़े पैक थे, क्योंकि अब ठंड हो गई है। आप मुझे हर चीज के लिए टोकती रहती हैं, गलत सोचती रहती हैं, इसलिए मैंने हमेशा आपसे चीजें छुपाई। और आज भी भाई के कहने पर ही मैं इन्हें भाई से मिलवाने लाई थी। हम उन्हीं का वेट कर रहे थे, तब तक आपने आकर इतना तमाशा कर दिया। आपको अपने दिए हुए संस्कारों पर इतना भरोसा तो रखना ही चाहिए ना भाभी। अपने सभी घर वालों की बात सुनकर दीक्षा को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद दीक्षा रुचि से उसके ऊपर हद से ज्यादा पाबंदी लगाने और शक करने और उसके बारे में गलत सोचने के लिए माफी मांगती है। साथ ही दोबारा फिर कभी उस पर शक न करने का वादा करती है। रमा की बहू सोनाली वर्किंग थी। घर का सारा काम करने के बाद सुबह ऑफिस जाती और शाम में 7 बजे घर लौटने के बाद घर का सारा काम करती थी। हालांकि रमा काफी समय से गांव रह रही थी। एक रोज सुबह सुबह अशोक अलमारी से अपने कपड़े निकालते हुए अपनी पत्नी सोनाली से कहता है, सोनाली, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जब तुमसे काम नहीं होता तो एक नौकरानी रख लो। अरे तुमसे वो भी नहीं होता। नौकरानी रख लूंगी तो मेरे हाथ पर कैसे चलेंगे? और अब क्या हो गया जो मुझ पर चिल्ला रहे हो? और नौकरानी रखने की राय तो दो मत। जब तुम्हें मेरा काम किया पसंद आता नहीं है तो नौकरानियाँ जो हमेशा ही काम चोरी करती हैं, उनका काम तुम्हें पसंद आएगा?
और तुम्हें क्या लगता है मैं सुबह से शाम तक क्या पूरे दिन सोई रहती हूँ? घर का कोई काम नहीं करती? कभी खुद करके देखो कितनी मेहनत लगती है घर के काम में। नौकरानी रख लो, ऐसे बोल रहे हो जैसे पैसे पेड़ पर उगते हैं। पैसे बचाने की तो कभी सोची नहीं है, लेकिन पैसे बर्बाद करवा लो इस आदमी से। और अब मुझे सुबह सुबह भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है, जाकर अपना काम करो। मैं भी अपना काम कर रही हूँ। ये देखो, कपड़े भी इस्त्री नहीं किए। अरे मेरी मीटिंग है, अब मैं इसे पहनकर ऐसे कैसे जाऊंगा बॉस के सामने? अरे वो मेरी सबके सामने बेइज्जती करेगा। मेरे पास इतना समय नहीं रहता है, तुम्हें भी पता है। रात के 7 बजे आकर कपड़े धोकर खाना बनाकर घर साफ करते करते समय हो जाता है, और तुम कह रहे हो कि मैं कोई काम नहीं करती। अच्छा ठीक है, पास ही एक इस्त्री की दुकान है, वहाँ सामने कपड़े दे आया करो, मैं सुबह जाकर ले आऊंगा। इतना तो कर दिया करो कम से कम। अब हर दिन सोनाली उन कपड़ों को इस्त्री करवाने के लिए पास की ही दुकान पर आया करती थी, और उस दुकान पर एक औरत कपड़े इस्त्री किया करती थी। ऐसे में एक रोज सुबह सुबह फिर से अशोक अपनी पत्नी पर चिल्लाता है। जब तक मैं बोलता नहीं हूँ तब तक तुम्हारे दिमाग में भी बातें जाती नहीं है। ये क्या तरीका है? मेरे कपड़े कहाँ है? आज कपड़े आपको लेने जाना होगा, क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है। इतना सुनने के बाद खुद ही अशोक इस्त्री की दुकान पर पहुंचता है। वो देखता है कि एक सुंदर सी लड़की कपड़े प्रेस कर रही है। वो उस लड़की को देखकर कुछ भी नहीं कहता। तभी आगे से जवाब आता है। जी बताइए, आपको क्या काम है? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपके कपड़े यहाँ पर है क्या? जी, मेरी पत्नी कपड़े देकर गई होगी रात में, मैं उन्हें ही लेने आया हूँ। इस्त्री हो गए ना? देख लीजिए साहब, आपके जो भी कपड़े हो वो ले लीजिए खुद से और पैसे दे दीजिए। अब अशोक कपड़े लेने के बाद भी रिंकू को मुड़कर जरूर देखता है, क्योंकि रिंकू थी ही इतनी सुंदर। हालांकि अब अशोक कपड़े लेकर अपने घर आ जाता है। इतनी देर में तो सोनाली जा चुकी थी और अशोक तैयार होने लगता है। तभी सोनाली का फोन आता है और सोनाली अशोक को कहती है, हो गई इस्त्री वाली से बातचीत। मैं तुम्हारे सामने से निकली, लेकिन तुम्हारी नजर मुझ पर नहीं गई। क्या बातें कर रहे थे उससे? दरअसल मैं कह रहा था उससे कि यहाँ पर नहीं आई हो। मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा तुम्हें, बस इतना ही। उस इस्त्री वाली को देखने के चक्कर में मैंने अपनी बीवी को भी नहीं देखा, और इतना लेट कर दिया मुझे कि रिक्शा लेकर जाना पड़ा ऑफिस। अब अगली रोज सोनाली सुबह उठकर घर का सारा काम करती है। नहाने धोने के बाद जब वो स्त्री के लिए कपड़े लेने जा रही थी, तभी वो देखती है कि उसका पति तो घर में है ही नहीं। अब सोनाली समझ जाती है कि उसका पति अपने कपड़े लेने के लिए स्त्री वाली के पास गया है। और कुछ समय बाद ही अशोक घर आता है, और अशोक के आते ही सोनाली अशोक से कहती है, मिल गई तसल्ली। कहाँ गए थे तुम? मिलाए मेरी सौतन से? उसे खाने वाने पर भी बुलाने का इरादा है क्या? अरे तुम तो बिना बात बिगड़ रही हो। तुम्हें समय नहीं रहता, इसलिए मैं तो बाहर से कपड़े प्रेस करवा रहा हूँ। इसमें बुरा मानने वाली भला क्या बात है? अरे शांत रहो तुम। आए दिन सोनाली और अशोक में उस स्त्री वाली को लेकर झगड़े होने लगे, क्योंकि जब से अशोक ने स्त्री वाली को देखा है, वो स्त्री वाली से मिलने जाता है और पास की दुकान पर चाय पीने के बहाने घंटों वहीं समय बिताकर घर आया करता था। ऐसे ही एक रोज अशोक चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहा था और लगातार सोनाली उसे फोन कर रही थी, लेकिन वो फोन को इग्नोर कर देता है। अब सोनाली उसी रास्ते से घर जा रही थी, तो वो देखती है कि उसका पति चाय की टपरी पर बैठे उस स्त्री वाली को एकटक निहार रहा है, जिसे देखकर सोनाली आग बबूला हो जाती है और अपने घर आते ही अपनी सास रमा को फोन लगाकर कहती है, माँ जी, आपको पता है कि आपका बेटा आपकी बस से बाहर है, तो आपने मेरे गले उसे क्यों बांध दिया? अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिन में वो स्त्री वाली मेरी सौतन बन के आ जाएगी। सोनाली अपनी सास से बातें कर रही थी कि तभी अशोक घर आ जाता है और सोनाली गेट पर खड़े होकर अशोक से कहती है, आज घर में खाना नहीं बनाया है, तो कृपया कर उस चाय की टपरी पर बैठकर ही अपना पेट भरें। अरे तुम इतना नाराज क्यों हो? मैं तो बस वहाँ चाय पीने गया था, और तुम आज जल्दी कैसे आ गई? फोन नहीं उठाओगे तो क्या मुझे रिक्शा नहीं मिलेगा? घर तक का कैब नहीं मिलेगा? हो सकता है कि मुझे कुछ ना मिले, मैं घर आऊँ ही ना, और तुम उस स्त्री वाली को घर ले आओ। हटो रास्ते से, मुझे घर जाने दो। और बताओ खाने में क्या बनाया है? अब सोनाली अशोक को खाना बर्तन पटक पटक कर देती है, ताने सुना सुना कर देती है। अभी बेचारा अशोक भी क्या कर सकता था, उसने तो गलती की है, सो की है, जिसका ताना भी वो सुन रहा था।
इधर सोनाली बहुत परेशान हो रही थी और वो मन ही मन सोचते हुए कहती है, ना जाने इन्हें उस स्त्री वाली में क्या दिखा। उसने तो इन पर जादू ही कर दिया है। हर वक्त घर छोड़कर उस चाय की टपरी पर अपना समय बिताते हैं उस स्त्री वाली को देखने में। अब अगली सुबह सोनाली अपने पति को चाय बना कर देती है, लेकिन वो चाय पीने से मना कर देता है। तभी सोनाली अपने पति से कहती है, हाँ हाँ, क्यों पियोगे चाय? स्त्री वाली से मिलने जो जाना होगा वहाँ भी चाय पीने को मिलेगी। अरे तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। हर बात में उस स्त्री वाली को ही ले आती हो बीच में। ऐसा ना हो किसी दिन मैं उसे सौतन बनाकर घर ले आऊं। जिस दिन वो इस घर के अंदर आई उसी दिन मैं तुम्हें और तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाऊंगी। उस दिन के बाद से अपनी जिंदगी नर्क में जीने के लिए तैयार हो जाना। हर सुबह हर रोज अशोक और सोनाली में स्त्री वाली को लेकर चिकचिकबाजी होती थी, क्योंकि अशोक भी तो उस स्त्री वाली पर अपना दिल हार बैठा था। लेकिन इस बार जब अशोक अपने कपड़े लेने जाता है और कपड़े लेकर लौट रहा होता है, तभी पीछे से स्त्री वाली अशोक से कहती है, कपड़े तक तो ठीक था, लेकिन इसका मैं क्या करती। इसे भी ले जाइए साहब। जी मेरा नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। जी ये तो मेरा भी नहीं है, आपके कपड़े में आया था। आप देख लीजिए, मेरा तो किसी काम का ही नहीं है। अब अशोक घर आता है और घर आते ही अपनी पत्नी सोनाली से कहता है, अरे तुम्हें कपड़े देने का सेंस नहीं है? मेरे कपड़ों के साथ मेरा अंडरवियर क्यों दे दिया तुमने? अरे उसमें कई सारे छेद थे। तो क्या आपकी मशूका के सामने आपकी बेइज्जती हो गई? और अगर ऐसा है भी ना तो अच्छा ही हुआ। तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो सब बाद में करना, लेकिन अभी तुम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो और तुम अब ऑफिस जाओ। तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ, वरना मैं कब का चला जाता। मुझे तुम्हारे साथ जाने का कोई शौक नहीं है। तुम अपनी स्त्री वाली को साथ लेकर घुमाओ फिराओ या उसे खिलाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगली सुबह जैसे ही अशोक कपड़े लाने जाता है, वैसे ही सोनाली अपने पति अशोक को रोक कर उसे कहती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पर प्रेस भी है और तुम्हारी बीवी भी। इसका मतलब तुम स्त्री के लिए कपड़े देकर नहीं आई हो? तो क्या आपकी मशूका के सामने आपकी बेइज्जती हो गई? और अगर ऐसा है भी ना तो अच्छा ही हुआ। शादीशुदा होने के बाद भी किसी और से नैन मटक्का करते हुए आपको शर्म तो आती नहीं है। और अब मेरे से ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब इस घर के सारे काम मैं खुद करूँगी, क्योंकि मैंने नौकरी छोड़ दी है, वो भी सासू माँ के कहने पर। इसलिए अब सोच लेना, कोई सी भी ऐसी वैसी हरकत मुझे दिख गई ना तो तुम्हारा घर में आना मुश्किल करवा दूंगी मैं। अरे क्या बुरा फंसा मैं तो, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। हालांकि सोनाली अपनी जॉब छोड़ देती है, क्योंकि वो पति को तो अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए उसने अपने हाथों से जॉब को ही जाने दिया।